नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोगों को पैराग्राफ में लिखना है। सबसे पहली बात ये पैराग्राफ में लिखना है। और दूसरी चीज़, 2 पैराग्राफ में जुड़ा होना चाहिए। किसी अच्छी लाइन, जो अच्छे विचारक हैं उनकी लाइन का, या कोई कोटेशन, अच्छी कोटेशन जो क्वेश्चन के रेलेवेंट है, तो उसको आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। और जो पॉइंट हैं, पॉइंट आप लोगों को नहीं डालने हैं, पैराग्राफ में लिखना है, इतना ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से मेरा भी उत्साहवर्धन होता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग शेयर भी किया करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न क्या है? भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास करने की राह में विपणन और पूर्ति प्रबंधन में क्या बाधाएं हैं, और इन बाधाओं को दूर करने में ई कॉमर्स की क्या भूमिका होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। तो सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से समझिए कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो उसकी विकास में कौन कौन सी जो मार्केटिंग है और जो सप्लाई है, तो इसमें कौन कौन सी बाधाएं हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये बतानी है। और लास्ट में आप लोगों को बताना है, तीसरे पार्ट में, कि इन बाधाओं को दूर करने में ई कॉमर्स जो है, ठीक है, ई वाणिज्य की क्या भूमिका होती है, ये किस प्रकार लाभदायक साबित हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है। देखिए, खाद्य का प्रसंस्करण करना, ठीक है, परिरक्षण करना, हर तरीके से उसको बचाना खराब होने से। तो और प्रसंस्करण कहाँ होता है? कोल्ड स्टोरेज में होता है। अच्छे अच्छे जो जगहें हैं जहाँ वातानुकूलित जगहें होती हैं, वहाँ पर खाद्य का संरक्षण, परिरक्षण किया जाता है, ठीक है। अब इसमें है क्या कि जो उत्पादक होते हैं, जो किसी भी वस्तु को उगाते हैं या बनाते हैं या पैदा करते हैं, ठीक है, तो वो उत्पादक कहलाते हैं, बनाने वाले। और जो दूसरी श्रृंखला में आता है तो उत्पादों का प्रसंस्करण, ठीक है। उन वस्तुओं को, जैसे हमने ब्रेड बनाई, तो ब्रेड को अब किस तरीके से रखा जाए कि वो चीज़ खराब ना हो, ठीक है। और इसमें किसकी भूमिका होती है कि सबसे पहले उत्पादक की, दूसरी उत्पादों का प्रसंस्करण, किस तरीके से उसको प्रोसेस किया जाता है, किस तरीके से उसका संरक्षण किया जाता है, इसमें आता है। और लास्ट में आपका आता है वितरक या फुटकर विक्रेता जो भी होते हैं, तो वो होते हैं, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों आता है आपका खाद्य वस्तुओं का प्रवाह, किस तरीके से खाद्य वस्तुओं का प्रवाह किया जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखना है। तो यह एक सीरीज़ और श्रृंखला होती है कि जैसे मान लिया यहाँ पर कोई वस्तु का उत्पादन हुआ, उत्पादन होने के बाद इस सेकंड स्टेज पर आता है आपका प्रोसेसिंग, किस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग होती है। तीसरा, यही प्रोसेस किया हुआ फूड आपका मार्केट में जाता है, तो यहाँ पर छोटे जो खाद्य वस्तुएं हैं, विक्रेता इसको बेचते हैं और यहाँ पे उपभोक्ता उसको इस चीज़ को खरीदते हैं। और बीच में एक चीज़ स्टेप आता है कि जो खाद्य वस्तुएं हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रवाह होता है, ठीक है। तो ये एक चेन श्रृंखला होती है, तो जिसको क्या बोलते हैं? खाद्य प्रसंस्करण। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि खाद्य प्रसंस्करण को तो हमने देख लिया। अब इसकी जो उत्पादन है, उत्पादन स्तर में कौन कौन सी बाधाएं हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि उत्पादन के स्तर में कौन कौन सी बाधाएं हैं। कि जैसे हमारे देश में जो उत्पाद है वो निम्न गुणवत्ता का है, जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद नहीं बनाए जाते हैं, उनमें तकनीकी का उपयोग नहीं किया जाता और जो आपकी प्रौद्योगिकी है उसका प्रयोग नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो उत्पाद की गुणवत्ता है वो निम्न होती है। और जो परंपरागत तरीके हैं उसी के तहत उत्पाद जो हैं वो बनाए जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि निम्न उत्पादकता जो प्रोडक्ट बनते हैं वो इतने ही बनते हैं कि उसका निर्यात नहीं किया जा सकता। अपने यहाँ केवल जो उपभोग है उसी के लिए वो केवल उपलब्ध हो पाता है। तो एक निम्न उत्पादकता भी बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। जो हमारे यहाँ जो खाने से बचेगा तब हम उसको प्रोसेस्ड करेंगे, जब ऐसे ही नहीं बचेगा तो हम किस तरीके से उसको प्रोसेस्ड कर पाएंगे।
और अगला पॉइंट कौन सा है कि एक मांग आधारित उत्पादन का भी अभाव है, कि जैसे जो लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं खाद्य पदार्थ, तो उसको बनाने से पहले जो मांग है, जैसे मार्केट में डिमांड है चिप्स की, तो चिप्स को वो लोग नहीं बनाते। ठीक है, खाद्य पदार्थों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो जो डिमांड है मार्केट में, जैसे मान लिया ए प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग नहीं बना पाते। बहुत सी दिक्कतें आती हैं कि इनकी लागत बहुत ज़्यादा होती है, जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो नहीं मिल पाती, टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती। और क्या है इसमें दिक्कतें कि इसके लिए जो एक मशीनरी है वो मशीन नहीं उपलब्ध हो पाती उनके लिए, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और अगला पॉइंट कौन सा है कि अगला पॉइंट है आपका उत्पादकता में जो कमी होती है वो दिन प्रतिदिन होती ही चली जाती है, क्योंकि जब सारी चीज़ें आपके पास होंगी नहीं तो आप कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। जो जिस वस्तु का भी उत्पादन कर रहे हैं उसको आप अच्छी तरीके से नहीं बना पाएंगे, तो जिससे क्या होगा, उत्पादन के स्तर पर ये सारी जो बाधाएं हैं वो आती हैं। अब पूर्ति श्रृंखला के स्तर पर देख लीजिए कि पूर्ति श्रृंखला के स्तर पर कौन कौन सी हमारे देश में समस्याएं हैं। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भंडारण क्षमता है तो वह बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में पहुँच गई है। जो भंडारण क्षमता है वो बहुत कम है, और कम होने की वजह से जैसे हमारे यहाँ गेहूं को फेंका जाता है, या जब गेहूं से बने जितने प्रोडक्ट हैं तो उनका भंडारण के लिए जो स्थान चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, वातानुकूलित जो गृह होते हैं वो चाहिए, तो वो यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वस्तु है या जो खाद्य पदार्थ हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, धन की भी बर्बादी होती है, जिसने भी बनाया है उसकी आय की एक बर्बादी होती है, और जो इसको एक आय हो रही होती है उसका भी नुकसान होता है। ठीक है, उत्पादों की बर्बादी भी बहुत ज़्यादा समस्या ये आती है कि जो परिवहन लागत जो बहुत ज़्यादा हो जाती है, कि बीच रास्ते में जाना था कहीं और बीच रास्ते में ही, जैसे दूध है, दूध अगर दूध से बने कोई डेयरी प्रोडक्ट जो हैं जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको ले जाने में वो दूध फट जाता है या डेयरी प्रोडक्ट बेकार हो जाते हैं, तो क्या है, उनके लिए एक जो ट्रक होते हैं वो वातानुकूलित ट्रकों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे वह पदार्थ जो है या जो वस्तु है, खाद्य पदार्थ है, उसका उत्पादन किया गया है वो बर्बाद ना हो। ठीक है, अगला पॉइंट्स कौन सा है कि जो प्रसंस्करण के स्तर पर और विपणन के स्तर पर कौन कौन सी बाधाएं हैं हमारे यहाँ। ठीक है, प्रसंस्करण के स्तर पर क्या है कि जो आपका बुनियादी ढांचा है, ठीक है, बुनियादी ढांचे का मतलब ये है, इसमें एक पॉइंट्स दो तो छूट गया है कि जो परिवहन की समस्या है, परिवहन की समस्या हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जैसे मान लिया एक जगह पर कोई प्रोडक्ट बनता है, ये मान लीजिए सहारनपुर में यह प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो दिल्ली जाते जाते वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, उत्पादों की जो होती है बर्बादी होती है। अब अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं कि जो प्रसंस्करण उद्योग है, प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रसंस्करण के स्तर पर और विपणन के स्तर पर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो इनमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमारे यहाँ एक बुनियादी ढांचा नहीं है। ठीक है, कि किस तरीके से क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होना चाहिए, और जो भी उत्पाद बने हैं, खाद्य पदार्थ जो भी बने हैं, उन उत्पादों की ग्रेडिंग नहीं हो पाती। हमारे यहाँ संस्थाएं हैं लेकिन वो अच्छे से कार्य भी नहीं करती। और क्या होता है विपणन के स्तर पर और प्रसंस्करण के स्तर पर कि मूल्यों में एक अपारदर्शिता रहती है, कि जो खाद्य पदार्थ है उसके मूल्यों में, और जो उत्पादक है, जो बिचौलिए हैं, और जो मार्केट में प्राप्त हो रहा है, तीनों के लोगों के स्तर पर ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत सामने आती है। और एक क्या होती है दिक्कत विपणन में कि एक स्थान, जैसे मान लिया ये एक बिग बाज़ार है और यहाँ से लेके आपको यहाँ तक जाना है, तो ये स्थल की दूरी भी बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ये क्या है, मार्केटिंग में बहुत उल्टा प्रभाव डालती हैं, गलत प्रभाव डालती हैं, जिससे क्या है उस चीज़ की मार्केटिंग ख़राब हो जाती है।
तो अब हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें देखी कि पूर्ति श्रृंखला में कौन कौन सी हैं। भंडारण, हमारे यहाँ देश में भंडारण क्षमता नहीं है, खराब परिवहन व्यवस्था है और उत्पादों की बर्बादी होती है। तो ये पूर्ति श्रृंखला के स्तर पर प्रसंस्करण और विपणन में कौन कौन सी चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ एक बुनियादी ढांचा नहीं है, उत्पादों की जो ग्रेडिंग है वो नहीं अच्छे से की जाती, और मूल्यों में एक अपारदर्शिता रहती है, और जो स्थल से बाज़ार तक की पहुँच है, जैसे मान लिया यहाँ से बाज़ार है और यहाँ से कोई भी वस्तु ली जाती है, तो ये दूरी भी बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग में प्रभाव डालती है। कोई कुछ वस्तुएं पहुँच पाती है, कुछ वस्तुएं नहीं पहुँच पाती है। अब लास्ट में एक पॉइंट बनता है कि जो लास्ट वाला पार्ट था कि इन बाधाओं को दूर करने के ई कॉमर्स की भूमिका को बताइए। तो इसमें बाधाओं का समाधान जो है ई कॉमर्स किस प्रकार से करता है। तो देखिए, ई कॉमर्स कंपनियां हैं जितने भी हैं, तो ई कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, तो ये क्या करती हैं, सीधे जनता तक पहुंच करती हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप ऑनलाइन खोलते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को सर्च करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो उसका आप ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर लगाने के बाद वो चीज़ आपके पास पहुंचती है। ठीक है, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है सीधे जहाँ से उत्पाद बना है। तो बिचौलियों का भी एक मध्यस्थता जो होती है, या मध्यस्थ जो होते हैं, बिचौलिए होते हैं, इनको वो समाप्त कर देते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर बिचौलिए बहुत ही दाम को बढ़ा चढ़ा कर बताते थे, अपारदर्शिता रहती थी, ये भी एक बड़ी दिक्कत थी। और क्या चीज़ है कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अच्छा मूल्य देती हैं, जो भी व्यक्ति प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको एक अच्छा मूल्य भी मिलता है। अगला क्या है कि ये प्रसार बहुत ही ज़्यादा करती हैं। जितनी भी फ्लिपकार्ट, अमेजन और जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स है, तो इसमें प्रचार बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि लोगों को जानकारी हो जाती है, और जो उत्पादों की जानकारी है सही तरीके से, उसमें एक एक कॉलम में सारी चीज़ें दी रहती हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए है, खाने योग्य है या नहीं है, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो वो सारी चीज़ों की, उत्पादों की, जैसे कौन कौन से कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मूल्य विसंगतियाँ भी कम होती हैं। मूल्य विसंगतियों का मतलब ये है कि जैसे जो रेट होते हैं, कभी भी आपने ऑनलाइन जो चीज़ खरीदी होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट उत्पाद जो प्रोड्यूसर है उससे ख़रीदते हैं जाके, तो उससे ख़रीदने पे ये होता है कि जो बिचौलियों का मूल्य होता है वो लोग बचा लेते हैं और कम दाम पे बेचने लगते हैं मार्केट से, ध्यान रखिएगा। और एक परिवहन लागत भी बच जाती है कि इनको क्या करना होता है कि डायरेक्टली इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया रखा होता है, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वहाँ से ये लोग माल सीधे डायरेक्टली उपभोक्ता के पास में डिलीवरी के माध्यम से पहुँचाते हैं। तो ये ई कॉमर्स की बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं, जिन चीज़ों का उन्होंने उत्पादन और भंडारण, तो ये सारी दिक्कतें जो विपणन की समस्याएं हैं, तो इन सारी समस्याओं को कहीं हद तक अच्छा किया है। ठीक है, और निष्कर्ष में आप लोगों को बताना है कि अभी भी हमारे यहाँ एक बुनियादी ढांचा और जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। और नो डाउट जो आपका ई कॉमर्स है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बिचौलियों को कम करने में, और जो मूल्य पारदर्शिता है उसको सही करने में, और जो एक स्थान है बाज़ार तक पहुंच, लोगों के घर तक बाज़ार पहुंच चुका है। आप खुद ही सोच के देखिए कि आज की डेट में अगर आपको एक मार्केट चाहिए, तो मार्केट क्या है, ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट या अमेजन पे जाते हैं तो आपको एक पूरी की पूरी मार्केट मिलती है। आप कोई जो आपकी इच्छा करती है वो प्रोडक्ट खरीदते हैं जाके। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को निष्कर्ष में अच्छे से देना है, और कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं और कुछ पॉइंट्स को आप लोग अपनी तरफ से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ऐड करने के बाद आप लोगों को बेहतरीन उत्तर एक लिखना है। लिखने के बाद आप लोगों को इस जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो इस पर आप लोगों को भेजना है, और भेजने के बाद मैं आप लोगों को उत्तर टेलीग्राम पर पीसीएस एकेडमी का चैनल है तो वहाँ पर मैं आप सभी लोगों को उत्तर भेज देता हूँ, वहाँ से आप लोग सभी लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है तो उसको अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी नहीं चाहते तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जा रही हैं, और जीएस के चारों पेपरों, जो 6 पेपर हैं हिंदी और इससे, सभी को मिलाकर उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और डेली 4 क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग वहाँ प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, 4 क्वेश्चंस की आपकी ड्राफ्टिंग वहाँ प्रोवाइड की जाती है, और एक टॉपिक पेपर वाइज आपको दिया जाता है, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर और फोर्थ पेपर
ध्यान रखिएगा। इस समय वर्तमान में चल रहे हैं और 20 दिसंबर से यह ग्रुप स्टार्ट हो चुका था। कब से स्टार्ट हुआ था? 20 दिसंबर से। तो 20 दिसंबर से यह ग्रुप चल रहा है और जो भी लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना चाहते हैं और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को एक अंतिम रूप देना चाहते हैं, वो लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है और इसमें ऑनलाइन टेस्ट भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और या तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए आगे देखते हैं। आज का 77 नंबर क्वेश्चन है, ये जीएस 4th पेपर का प्रश्न है और 150 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, प्रश्न को देख लेते हैं। वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का संकट सद्जीवन के संकीर्ण धारणा से जुड़ा हुआ है। विवेचना करनी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सद्जीवन क्या होता है। सद्जीवन का मतलब अच्छा जीवन। अच्छा जीवन का मतलब यह है कि ऐसा जीवन जो एक आदर्श जीवन माना जाता था, जो नैतिक मूल्यों के अनुसार जो लोग कार्य करते थे, नैतिक मूल्यों के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे, नैतिक मूल्य हमेशा करते थे, अच्छे कार्य करते थे, लोगों की सेवा करते थे और समाज सेवा में लोगों की भलाई के लिए कार्य करते थे, जो सांप्रदायिक सद्भाव था उसको बनाए रखते थे और जो चीज़ सही है उसको सही तरीके से कार्य करते थे। ठीक है, तो सद्जीवन का अर्थ जो सही जीवन था वो नैतिक मूल्यों के अनुसार, नैतिकता के साथ में जो भी मूल्य हैं, सत्यता, ईमानदारी, निष्पक्षता, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग जो कार्य किए जाते थे और अपने जीवन में जो चीज़ें आवश्यक होती थी उन्हीं को लिया जाता था। ठीक है, उन्हीं को ग्रहण किया जाता था, तो ये सद्जीवन कहलाता था। अब वर्तमान में क्या है, लोगों के अंदर क्या है कि सद्जीवन का अर्थ जो है उनको बस इतनी ही चीज़ें पता होती हैं कि सद्जीवन का मतलब बस इतना ही है कि आपने एक अच्छी नौकरी मिल गई, आपने ढेर सारा पैसा कमा लिया। अब कुछ लोगों को लगता है हमारे पास पैसा आ गया तो हम खुश रहेंगे। ऐसा नहीं है, खुश रहने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। नो डाउट पैसा ज़रूरी है, लेकिन खुश रहने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सुख सुविधाएं अगर जिस व्यक्ति को मिल गई, बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं, अच्छा मकान, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना, अच्छी गाड़ी से घूमना, तो वो समझता है ये हमारा अच्छा जीवन है। ठीक है, सुखी जीवन, जो आपके परिवार है वो सभी लोग सुखी रहें। ठीक है, और क्या स्थिति होती है कि जो वर्तमान में है, वर्तमान में व्यक्ति क्या करता है, जो विसंगतियां हैं देखता है कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, लेकिन उससे क्या है वो आंख बंद कर लेता है और अपना काम करने लगता है और जो स्वयं का स्वार्थ होता है वह व्यक्ति सर्वोपरि रखता है। कुछ भी हो जाए, हमें गलत भी करना पड़े तो हम करेंगे, हमें गलत तरीके से पैसा अगर आ रहा है तो हम वो काम करेंगे ही करेंगे। तो वर्तमान में क्या है, लोगों के मूल्य इस प्रकार के हो गए हैं। सद्जीवन का अर्थ उनके जो वर्तमान में लोग हैं जो वो इस तरीके से सद्जीवन की परिभाषा देते हैं, लेकिन वास्तव में सद्जीवन जो है नैतिक मूल्यों का संकट और सद्जीवन के बीच में एक हल्की सी लाइन है। ठीक है, तो लेकिन सद्जीवन और वर्तमान में जीवन, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब मूल्यों का संकट क्या होता है? मूल्यों का संकट का अर्थ यह होता है कि जिस समय आप कार्य करने जाते हैं, कोई भी जैसे भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, तो उस समय आपके मन में ये आता है, आप अपने स्वार्थ के लिए लगता है कि कहीं अगर मैं कुछ अच्छा कार्य करूंगा, कोई भ्रष्टाचार या कोई गलत कार्य कर रहा है, मैं उसके बारे में अगर इन्फॉर्म करूंगा तो मेरे साथ कहीं वो व्यक्ति मेरे साथ ना गलत कर दे आके, तो इस जीवन की आशंका के कारण वह व्यक्ति नहीं करता है। तो यह क्या है, एक दुविधा है। जो सही तरीके से उस व्यक्ति को कार्य करना था वो उसने नहीं किया, डर के कारण एक उसके अंदर भय आ गया था कि कहीं मेरे फैमिली मेंबर को या मुझे कुछ ना हो जाए, इसलिए मैं कार्य नहीं करूंगा, मैं भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करूंगा, जो गलत कार्य या घूसखोरी या रिश्वतखोरी हो रही है उसको मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं बताऊंगा, किसी भी पुलिस वाले या किसी भी जो जांच एजेंसी है उसको नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो अंततः क्या होता है, उस व्यक्ति ने अपना तो अपने स्वार्थ के कारण तो अच्छा कर लिया, लेकिन क्या होता है कि लोगों को उसने हानि पहुंचाई। तो जो व्यक्ति गलत रिश्वतखोरी कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो 10-5 लोगों को या इससे भी अधिक या इससे भी कम लोगों को वो हानि पहुंचाता है। ठीक है, और
और क्या होता है मूल्यों का संकट, कि जिस समय आप सही फैसला नहीं ले पाते कि यह जो हम कार्य कर रहे हैं वो गलत है या सही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मूल्य का संकट के अंतर्गत आती हैं। इस प्रश्न को आप लोगों को 150 शब्दों में लिखना है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में आप लोगों को भी लगता होगा, सभी लोग अपने एक दैनिक जीवन से भी देख सकते हैं कि वर्तमान में मूल्य जो हैं उनका स्थान नहीं रह गया है और GS4 पेपर में ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो इसका सबसे मुख्य कारण भी यही है। तो वर्तमान में जो सद्भाव जो हैं सद्जीवन के जो वर्तमान में हैं, वर्तमान में कई प्रकार के चीज़ें पाई जाती हैं। सद्जीवन एक ये भी है और एक सद्जीवन लोगों को जो लगता है एक वास्तविक जीवन, ठीक है, वो ये लोग मानते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। मूल्यों का संकट भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और GS में 4th पेपर में पूछने का बस अर्थ ही इतना होता है कि जो सही चीज़ थी, जो सद्जीवन था, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, समाज सेवा करना, लोगों की भले की चीज़ों को करना, तो इसीलिए GS के 4th पेपर में ये चीज़ें सभी स्टूडेंट को पढ़ाई जानी चाहिए और इसीलिए इस जो चीज़ें हैं इनको दी जाती हैं। वर्तमान समय में देखिए क्यों इसकी प्रासंगिकता है। सद्जीवन का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं वर्तमान में, जो वर्तमान में और सद्भावना, सद्जीवन और एक अच्छे जीवन की धारणा से ऊपर उठकर, मतलब ये वाली जो एक सद्जीवन था, इससे ऊपर उठकर नैतिक मूल्यों का मतलब हो गया कि ये वाला सद्जीवन जो था, नैतिक मूल्यों के साथ, अच्छे मूल्यों के साथ कार्य करना और एक लोगों की भलाई के लिए कार्य करना, ठीक है। तो ये सद्जीवन को प्राथमिकता देते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि समाज को सबसे पहले लाते हैं, राष्ट्र को, अपने देश को सबसे पहले लाते हैं, लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं और इन्हीं तीनों चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं। अब उनमें बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। कैलाश सत्यार्थी जी हैं और असोम खेमका जी हैं, संजीव चतुर्वेदी जी हैं। इन्होंने क्या किया है कि किसी के भय या दबाव में ना आकर अपने निष्पक्ष रूप से जो भी चीज़ें थीं, जो भी इनको अधिकार मिले थे, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने समाज सेवा की, लोगों के कार्य किए, सिविल सेवा में रहते हुए भी चीज़ों को अच्छी तरीके से किया। किसी भी राजनेता या किसी अदर व्यक्ति के उसमें ये दबाव में नहीं आए और अपने कार्य को निष्पक्ष रूप से अच्छे से करते रहे, ठीक है। तो वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में इस प्रकार के लोग भी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जीवन को हमें सिविल सेवा में लोगों के अंदर इन गुणों को समावेश करना चाहिए, समावेश होना चाहिए। इसीलिए इस पेपर को रखा गया है। इसी जो नैतिक मूल्य हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को मैंने आप लोगों को बताया और कुछ पॉइंट्स आप लोग अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे कैलाश सत्यार्थी जी, अशोक खेमका जी हैं और संजीव चतुर्वेदी। तो अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप एग्जाम्पल बहुत सारे डाल सकते हैं। जब आप व्यवहारिक चीज़ों को देखना चालू कर देंगे, जो चीज़ें आप समाज में पेपर में पढ़ रहे हैं, लिंकिंग करना चालू कर दीजिए कि वो चीज़ कहाँ से हमें दिखाई दे रही है। अच्छा हाँ, देखिए कि इसका एग्जाम्पल हमें कौन सा सही रहेगा, जो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो भी रेलेवेंट है आप उस एग्जाम्पल को डाल सकते हैं, ठीक है। और कुछ जो पॉइंट्स हैं आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद निष्कर्ष में रूप में आप लोगों को लास्ट में यह लिखना है कि जो नैतिक मूल्यों के अनुसार जो व्यक्ति कार्य करता है, निष्पक्ष रूप में सत्यनिष्ठ व्यक्ति और हमेशा ईमानदारी, सत्यता, ये जितने भी नैतिक मूल्य हैं, इन सब मूल्यों का समावेश करते हुए जो व्यक्ति बिना दबाव के कार्य करता है तो वो अच्छे कार्य कहलाते हैं और समाज, एक अच्छे समाज के निर्माण में सहायक भी होते हैं, एक अच्छे जीवन के निर्माण में भी सहायक होते हैं और असली खुशी प्रदान करते हैं, ठीक है। जिस समय आप समाज सेवा करते हैं उस समय भी यह बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं, जो भी नैतिक मूल्य हैं, और ये सद्जीवन के मार्गदर्शक भी कहे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है निष्कर्ष में, और निष्कर्ष में आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट तीनों में एक एक कोटेशन जरूर डाला करिए और चीज़ें जो आप लोगों को उत्तर लिखना है वो पैराग्राफ में लिखना है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लिखने के बाद आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।